एक सोशल मीडिया क्या बैन हो गया, ये जेनजी लोग रोड पे उतर आए। इतना क्या जरूरी है इनके लिए सोशल मीडिया? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी ही बातें कर रहे हैं आज भी घरों में बड़े बुजुर्ग, जिनको न्यूज सिर्फ न्यूज चैनल से मिलती है। चाहे वो न्यूज चैनल इन्हें सही खबर दे या गलत, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो भरोसा कर लेते हैं। पर ये प्रोटेस्ट और इसके पीछे का जो रीजन है वो कितना ज्यादा बड़ा है, आज हम जानेंगे, क्योंकि आज हम इसकी पूरी गहराई तक जाने वाले हैं। And they want to control us just like a dictator. इस प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। तो पहले हम जेनजी के बारे में समझ लेते हैं। जेनजी वो बच्चे होते हैं जो 1997 से लेकर 2012-15 तक पैदा हुए हैं। उसके बीच में जितने भी हुए हैं वो सब जेनजी हैं। यहाँ तक कि मैं भी जेनजी हूँ, पर खुद को जेनजी एक्सेप्ट करना सबको इसीलिए बुरा लगता है क्योंकि मोस्टली जेनजी की जब भी बात आती है तो उन्हें बुरा और बिगड़ा हुआ माना जाता है, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपनी मस्ती में मग्न होते हैं। पर नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन लाने वाले हैं और सबको बता रहे हैं कि ये जो जनरेशन है ये झेलेगी नहीं, ये खड़ी होगी, अपने हक के लिए आवाज उठाएगी और उसमें उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। पर अगर मुद्दा पता ना हो तो आप हेल्प कैसे करोगे? तो बात ऐसी है कि नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी वाइज नेपाल वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है साउथ एशिया में। और वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है उसके लिए 4-5 पॉलिटिशियंस ही हैं, वही रोटेट होते रहते हैं। वो हर बार आते हैं, झूठे वादे करते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं और कोई उन्नति नहीं होती। और जो इन सब के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज भी दबा दी जाती है। पर जेनजी का आवाज उठाने का तरीका अलग था। उन्हें जब पता चला कि उनके टैक्स के पैसे से उनके पॉलिटिशियंस के बच्चे फॉरेन में मजे मार रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और उसको इंटरनेट पे फ्लेक्स भी कर रहे हैं, तो वो खुलेआम उन रईस बच्चों को कॉल आउट करने लगे, उनके एडिट्स बना के इंटरनेट पर डालने लगे कि देखो ये तुम्हारा पैसा है जिससे ये लोग ऐश कर रहे हैं। और जो लग्जरी लाइफस्टाइल के एडिट्स थे उससे नेपाल की जनता को समझ आ गया कि जहां एक तरफ गरीब आदमी अपनी जिंदगी झेल रहा है, वहीं पॉलिटिशियंस का बच्चा फॉरेन में पैसों से खेल रहा है। यहाँ तक कि एआई से वीडियो बनाकर भी उन्हें शेम किया जा रहा था ताकि उन्हें फील हो कि एक पूरे के पूरे देश की ग्रोथ रोकी जा रही है, गरीबों का पैसा खाया जा रहा है और उससे ये लोग ऐश कर रहे हैं। How can we afford this luxurious life? We can afford this because my father is shameless. He steals money from taxes and other funding to our country Nepal. अब ये सब देखकर सरकार को शर्म तो नहीं आई, बल्कि वो सोशल मीडिया बैन की बातें करने लगी, क्योंकि सरकार को लगा जेनजी है नए जमाने के, इंटरनेट पर सिर्फ इन्हें बोलना आता है, एडिट बनाने आती है। अगर यही सब बैन हो जाएगा तो ये लोग आवाज कहाँ उठाएंगे? और बस नेपाल की सरकार आ गई बेवकूफों सा रीजन लेके कि इसलिए हम सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। और उनने सोचा अब जेनजी क्या करेंगे, अपने घर में बैठ के रोएंगे? पर नहीं, जेनजी अपने हक के लिए खड़े हुए और उन लोगों ने अपने स्टाइल में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जो कि काफी ज्यादा पीसफुल था। अपने हाथ में बोर्ड लेके घूम रहे थे जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये प्रोटेस्ट जो है ये करप्शन के अगेंस्ट है, ये पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है, ये सिस्टम के अगेंस्ट है जिसको बदलना बहुत जरूरी है और जो कई समय से गरीबों का खून चूसता आ रहा है। और काफी ज्यादा क्लियरली ये भी बताया जा रहा था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे जो ऐश कर रहे हैं टैक्स पेयर्स के पैसे पे, जो टैक्स पेयर्स का पैसा पॉलिटिशियंस ने चुरा के अपने स्विस अकाउंट में जमा करके रखा है, उसके अगेंस्ट है ये। पर ये सारे कारण न्यूज चैनल्स को दिखे ही नहीं या फिर उनने इग्नोर कर दिए और उनने सिर्फ एक ही बात अपने न्यूज चैनल्स पर चलाई। नेपाल में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अचानक सड़कों पर क्यों उतर आए? इस हंगामे के पीछे की बड़ी वजह है सख्ती से लागू किया गया सोशल मीडिया सेंसरशिप। नेपाल की सरकार ने चीन जैसा सोशल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी। इसके बाद यूथ का गुस्सा बेकाबू हो गया, वे सड़कों पर उतर आए। जेनजी को क्या चाहिए? इंटरनेट, सोशल मीडिया, एनीमे, के पॉप, रिलेशनशिप, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। और जब ये इनसे छीन लिया तो ये सरकार के खिलाफ हो गए। बेचारी सरकार की क्या गलती है? वो तो भोले भाले हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, बस यही लोग उनके बीच में आ रहे हैं। इस टाइप के नैरेटिव्स खुले आम न्यूज चैनल्स चला रहे थे और इस फेक न्यूज पर लोग भरोसा भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, वो न्यूज चैनल पे ही भरोसा करते हैं क्योंकि इंटरनेट वो ज्यादा एक्टिवली चलाते नहीं है। अब ये न्यूज चैनल्स का मुझे समझ नहीं आता, क्या ये कमेंट नहीं पढ़ते अपने पोस्ट के नीचे, जो ये एक ही रट्टा कंटिन्यू लगाए हुए हैं? कोई बच्चा भी होगा ना, वो भी कमेंट में पढ़ के बता देगा कि प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है। और सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, मैं आपको नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, इतने न्यूज चैनल है जो ये फेक न्यूज चला रहे थे। फेसबुक और व्हाट्सएप हुआ बंद तो नेपाल में मच गया बवाल। नेपाल की संसद में घुसे जेनजी प्रदर्शनकारी। जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। प्रदर्शन में 2 लोगों के जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। 2 लोगों के मारे जाने की बात भी सामने आई है। ये बातें बोल रहा है ये, और फिर भी इस बेवकूफ को लगता है कि कोई इंसान अपनी जान सोशल मीडिया बैन के लिए दे देगा, इंटरटेनमेंट के लिए। पहली बात तो सोशल मीडिया बैन हो जाना ही अपने आप में बहुत अजीब बात है, क्योंकि कोई भी देश अगर अपना सोशल मीडिया बैन करता है तो वो बाकी के सारे देशों से खुद को कट कर रहा है। मतलब उसकी जो पब्लिक है वो दूसरे देश के लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकती। और आज के टाइम पे तो नेपाल के काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली से कनेक्ट व्हाट्सएप के ही थ्रू होते हैं।
और जब व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो वो भी बंद हो जाता है। तो पहले तो तुम अपने देश को इतना ज्यादा लूट लो, बर्बाद कर दो कि वहां पे कोई काम धंधा ना हो, और फिर जब इंसान छोड़ के दूसरे देश में जाए कमाने के लिए तो तुम उससे भी उसके फैमिली वालों का कनेक्शन तोड़वा दो। पर सरकार को टैक्स पेयर्स की फैमिली से थोड़ा कोई लेना देना है, बस तुम उनकी फैमिली को शेम मत करो इंटरनेट पे, वरना हम तो भैया पूरा का पूरा इंटरनेट ही बैन कर देंगे। पर जो जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स में बच्चे थे उनको ये नहीं पता था कि उनकी सरकार सिर्फ करप्ट नहीं है, साथ में इनह्यूमन भी है। क्योंकि जो बच्चे पीसफुली शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिए गए कि इन बच्चों को शूट कर दो, रबर बुलेट से नहीं, रियल बुलेट से, क्योंकि इनकी इंटेंशन उन स्कूल स्टूडेंट्स को मारने की थी। और इनकी इंटेंशन जानने के बाद भी अगर कोई बोल दे कि इन्हें अपनी देश की जनता से मतलब है, तो उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं हो सकता। ये जो शूज आपने वीडियो में देखा, ये एक स्टूडेंट की है जिसने इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवा दी। और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार 19 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 347 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और ये तो सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, रियल जो आंकड़ा है वो तो हमें पता भी नहीं है। और ये सब हो रहा है उन बच्चों के साथ जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट। और काफी सारे बच्चे तो ऐसे थे जो स्कूल ड्रेस में थे, उन पर भी कोई तरस नहीं खाया गया। किसी बच्चे के यहाँ पर शूट किया गया तो किसी के आंख और चेस्ट पर, जिसमें से जिसके सर पर शूट किया था वो तो नहीं बच पाया, पर जिसके चेस्ट पे किया था वो अभी भी हार नहीं माना था। वो गोली लगने के बावजूद मरहम पट्टी करा के दोबारा प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। इस पोस्ट में भी यही लिखा है कि सोशल मीडिया बैन की वजह से हो रहा है। या तो ये सारे के सारे न्यूज चैनल अंधे हैं या फिर ये चाहते ही नहीं है कि सच्चाई बाहर आए। अब मुझे आप देखोगे तो मैं एक फनी कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरा काम नहीं है इन सब पे वीडियो बनाना, पर अगर मेरे पास एक चैनल है, एक माध्यम है मेरी आवाज आगे तक पहुंचाने का, तो मैं क्यों इसका इस्तेमाल ना करूं। और जब मैं ये सब देखता हूं तो मैं खुद को नहीं रोक पाता, ये चैनल किस काम का नहीं तो। और अगर आप लोग मुझसे सपोर्ट के लिए मैसेज कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो मुझे तो आगे आना ही पड़ेगा। अब भले ही इस वीडियो पर व्यूज ना आए, पर इनकी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से अगर मैं थोड़ा बहुत भी रोकने में कामयाब हो पाता हूं तो मेरे लिए उतना ही काफी है। और इस करप्ट सरकार के सामने खड़ी इस पूरी जनरेशन को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ बच्चों को जख्मी करने तक नहीं रुकी। जब वो जख्मी बच्चा हॉस्पिटल में गया अपने इलाज के लिए, तो इन लोगों ने वहां पर भी जाके हमला कर दिया। आप सोचिए, हॉस्पिटल में घुस के शूट किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी जख्मी है। They have crossed their limits. Our your government, this government has failed. Please people, everyone should know this. This is not only the movement of JNG. Now this is movement of every responsible Nepali citizen. पर इन सब के बाद भी जेनजी रुके नहीं और उन्हें समझ आ रहा था कि सरकार ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को ऑलरेडी खराब कर दिया है, तो उनने भी चीजें थोड़ी आगे बढ़ाकर पार्लियामेंट में आग लगा दी और साथ में जो पीएम था उसके घर में भी आग लगा दी। अब इन सब के बाद पीएम को तो समझ आ गया था कि उसके करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो वो रिजाइन देकर नेपाल से भाग गया, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी स्विस बैंक में काफी पैसा है, उसको नेपाल से कुछ लेना देना नहीं है, जितना लूटना था वो लूट चुका है। और शायद वो इंसान भी भाग गया होगा जिसने उन बच्चों के ऊपर जो कि स्कूल ड्रेस में थे शूट का ऑर्डर दिया था। और इतना सब हंगामा होने के बाद सोशल मीडिया पे जो बैन लगा था वो लिफ्ट कर दिया गया, जिसके लिए तो ये लड़ाई हो भी नहीं रही थी, करप्शन के अगेंस्ट थी। बट लिफ्ट बैन होने से ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, क्योंकि जो सब हो रहा था वो खुले में अब बाहर जा सकता था और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता था। और अभी रिसेंटली मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूमन राइट्स वालों ने भी इससे रिलेटेड वीडियो डाली है और वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। पर जो भी हो, ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है इसको नेपाल की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, क्योंकि इससे जो बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं वो सबको दिखेंगे, जो कि होप सो आए, तभी इतने सारे स्टूडेंट्स जिनने अपनी जान गंवाई है उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल पाए कि कैसे सोशल मीडिया बैन की वजह से वो जो प्रोटेस्ट वाली बात चल रही है वो एकदम फेक है, और ये सारा जो मुद्दा चल रहा है इसके पीछे की एक्चुअल कहानी क्या है। और कोई भी ये ना सोचे कि ये जो इतने सारे बच्चे थे, स्कूल स्टूडेंट्स थे, ये सोशल मीडिया के चक्कर में इतने परेशान हुए। एक चीज और है यहाँ पर बात करने के लिए, जो नेपाल के एक्स पीएम थे उनके घर को भी आग लगा दी गई थी इस प्रोटेस्ट के दौरान, और उस समय पे उनकी बीवी घर पर ही थी और काफी ज्यादा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो बच नहीं पाई। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब इतना बड़ा कुछ होता है, इतने सारे लोग मिलकर कुछ करते हैं, तो सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, उनमें कुछ गलत भी होते हैं। जैसे काफी सारे मॉल्स में लूटा मारी भी की गई इन सब के दौरान, काफी सारी ऐसी जगहों को तबाह किया गया जो कि टैक्स पेयर्स के ही पैसों से बनी थी। इसी प्रकार से कोई सेंस नहीं बनता था एक्स पीएम के घर पे आग लगाने का, जो कि अब पावर में भी नहीं है। हो सकता है उसने भी कभी करप्शन किया होगा, देश को लूटा होगा, पर किसी की भी जान लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ना उन 20 बच्चों की जान लेने का अधिकार किसी को था, ना इस एक्स पीएम की बीवी की जान लेने का अधिकार किसी को। पर जो भी हो, कुछ बुरे लोगों ने इन सब के बीच में अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली और इन सब के बीच में जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था अच्छी चीज के लिए, अच्छे कारण के लिए, उसको बदनाम किया जा रहा है और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तो काफी सारे लोग अभी भी फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगे
लगे और चीजों को घुमाने में लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले। लाइक भले ही मत करना, कमेंट मत करना, पर शेयर जरूर कर देना ताकि हमारे नेपाली भाई बहनों को इंसाफ मिले और उन्हें भी पता चले कि हम उनके साथ हैं।